सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारे डिफरेंट रीजन्स में, हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, एग्रीकल्चर के कौन कौन से पैटर्न्स हैं और हमारे प्रीवियस जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो हमारे एग्रीकल्चर में कौन से पैटर्न को यूज करते थे। ठीक है, अच्छा गाइस, जैसे कि मैं बता दूं आपको सभी को पता होगा थोड़ा सा कि जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। प्राइमरी एक्टिविटी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो बेसिकली नेचर के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे माइनिंग मैंने प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट बताया था, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, दीज ऑल आर प्राइमरी एक्टिविटीज। तो एग्रीकल्चर इज आल्सो ए पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का जैसा मैं बताऊं आपको, अभी के टाइम में तो आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट यहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। जैसा आपने सुना होगा मस्टर्ड का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन, शुगर केन का प्रोडक्शन। एक्चुअली में ये जो प्रोडक्शन है ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन मतलब कि ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे लार्ज वाले जो एरियाज होते हैं, लार्ज वाले एरियाज होते हैं, वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा इन क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि ये कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स मतलब कि कहीं ना कहीं ये फार्मर्स के लिए अर्निंग प्रोवाइड करवाती है, मनी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन हमारे जो प्रीवियस जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कौन से पैटर्न पर वहां पर जीते थे, वो वहां पर किस तरीके से सर्वाइव करते थे, तो देख लेते हैं। हम यहाँ पर टू टाइप्स की यहाँ पर फार्मिंग होती थी, हमारे टू टाइप्स की फार्मिंग होती थी। फर्स्ट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मींस इसमें क्या होता है दोस्त कि इसमें स्मॉल लेबर्स यूज होगी, स्मॉल लैंड यूज होगा और साथ के साथ यहाँ पर जो लैंड होगी यूज उसमें वो नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाएंगे आगे चल के। आपने एक फेमस नाम सुना होगा यहाँ पर झूमिंग कल्टीवेशन का, या फिर इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी हम बोल लेते हैं। एक्चुअली में ये जो सीन होता है ये ट्राइबल्स एरियाज में देखने को मिलता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि झूमिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि पीपल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर लैंड पे अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। जब इस क्रॉप को वो हार्वेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जब वो इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और इस अपनी जो क्रॉप है उसको वो अपने घर पर स्टॉक करने के बाद में वो इसको बर्न कर देते हैं, पूरे को ये फायर से इसको कंप्लीटली बर्न कर देते हैं। और बर्न करने के बाद में इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। देन आफ्टर फर्टिलिटी लॉस इट विल बी अनफर्टाइल। तो अनफर्टाइल हो जाती है तो जो ये लोग होते हैं ये नेक्स्ट लैंड की तरफ मूव हो जाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट लैंड की तरफ मूव हो जाते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट लैंड की तरफ यहाँ पर मूव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पर भी हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद में फिर वापस से इसको ये बर्न करेंगे और बर्न करने के बाद फिर ये नेक्स्ट मूव की तरफ चले जाएंगे। तो यही होती है गाइस स्लैश और बर्न कल्टीवेशन। ठीक है, तो जो स्लैश और बर्न कल्टीवेशन है ये एक्चुअली में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक ये टाइप है। ठीक है, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि यहाँ पर स्मॉल लेबर्स होती है, स्मॉल लेबर्स या फिर ये फैमिली टाइप में इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है। इसमें कॉस्ट भी हमें लो पड़ती है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है। तो ये सारा का सारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात है। यहाँ पर नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं बताऊं इसी चीज में आपको, मैं यहाँ पर ये आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस मींस कि उसके पास सफिशिएंट फूड होना चाहिए सरवाइव करने के लिए, नॉट इन फ्यूचर। दे कांट स्टॉक फॉर फ्यूचर, दे डिपेंड ओनली ऑन फूड क्रॉप्स। एक्चुअली में जो फूड क्रॉप्स है हमारी की, जैसे वीट का प्रोडक्शन कर लेंगे, राइस का प्रोडक्शन कर लेंगे, तो वो सिर्फ आज का ही वो सोचकर क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, ना कि वो अपने फ्यूचर में आने के लिए सरप्लस होने की तरफ सोचेंगे। अब जो सरप्लस होने की तरफ सोचेंगे तो वो नेक्स्ट पैटर्न हो जाएगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे हमारी सिविलाइजेशन चेंज हुई, हमारी टेक्निक्स हमारे पास आई, डिफरेंट मशीनरीज आई हमारे पास। जैसे आपको पता है ट्रैक्टर हमारे पास आए, हमारे पास सबमर्सिबल्स आई, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज यहाँ पर आई। तो हमने हमारी एग्रीकल्चर को चेंज कर दिया किधर की तरफ, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ। अब हमने यहाँ पर हमारी एग्रीकल्चर को कन्वर्ट कर कर कहां ला दिया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, अब जैसा कि आप नाम से सुनने में आ रहा होगा ये इंटेंसिव। इंटेंसिव मींस कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लैंड के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। लैंड के ऊपर प्रेशर मींस कि यहाँ पर लार्ज लेबर्स होगी,
large labors available for this type of farming. Actually यहां पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ यहां पर सब्सिस्टेंस की बात कर रहा था और यहां पर इन्होंने सरप्लस की बात की. सरप्लस मींस they want stock all the crops for future generations. यहां पर इन्होंने अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया. अब स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं लैंड पर ये ज्यादा से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे. अब क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये लेबर्स भी ज्यादा यूज होगी. मान के चलो यहां पर आप जस्ट मैंने एग्जांपल लिए यहां पर शुगर कैन का एंड व्हीट, मस्टर्ड, ऑल्सो कॉटन, दीज ऑल क्रॉप्स आर कॉमर्शियल क्रॉप. तो ये सारी की सारी क्रॉप का यहां पर प्रोडक्शन होगा और क्रॉप का प्रोडक्शन होने के बाद में ये क्रॉप्स इनको क्या प्रोवाइड करवाएगी? मनी. जब इसको ये फार्मर सेलिंग करेंगे तो ये इनके लिए मनी प्रोवाइड करवाएगी. तो गाइस देख रहे हैं आप यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो फार्मिंग थी उसका पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ. पहले प्रिमिटिव आया, उसके बाद में हमने यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यहाँ पर इसको चेंज कर लिया. तो यही था हमारा प्रीवियस वाला कि किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न्स यूज हुआ करते हैं और अभी के टाइम में हमारे यहाँ पर ये दोनों के दोनों ही पैटर्न यूज हो रहे हैं. प्रेजेंट टाइम की, प्रेजेंट कंडीशन की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर प्रिमिटिव भी देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इंटेंसिव भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में. कॉमर्शियल फार्मिंग जैसे कि मैं बता ही रहा था आपको कि डिफरेंट टाइप्स की जो कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं लाइक शुगर कैन, मस्टर्ड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग. सो द फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग एंड sowing these crops because earning for only money. So the next topic is our commercial farming. एक्चुअली में कॉमर्शियल फार्मिंग वर्ड हमारे इंडिया में 1960 में आया. 1960 में अगर आपको पता हो तो हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बता देता हूँ आपको. हमारे यहाँ पर क्रॉप का जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो हमारे यहाँ पर इंडिया में क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा था, उसमें यहाँ पर हमारे क्रॉप्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और कहीं ना कहीं लैंड की फर्टिलिटी यहाँ पर लो थी. ये तीनों चीज हमारे पास नहीं थी. फोर्थ एक चीज की बात करूं, यहाँ पर हमारे पास टेक्निक नहीं थी. टेक्निक मींस अब एक टाइम में मशीनरी, अगर आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर्स, तो ऐसी मशीनरी, उसके बाद में हमारे यहाँ पर आयरन प्लगिंग, ये सारी की सारी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल उस टाइम पे नहीं थी. तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पर हमारे इंडिया में एक नया कंसेप्ट आया ग्रीन रेवोल्यूशन का. ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया यहाँ पर, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमारे लोगों को, जो हमारे फार्मर्स है यहाँ पर, इनका क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सारी की सारी चीज प्रोवाइड की. यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने चीज प्रोवाइड की HYV, हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स. ठीक है, ये एक्चुअली में साइंटिफिक मॉडिफाइड, ये इनके सीड्स हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट ने इनको मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करने के बाद यहाँ पर फार्मर्स को हमारे लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया. अब इन जो सीड्स यहाँ पर क्रिएट होता था, अब ये सीड्स अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते थे. इसके साथ में ये लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर हुआ करते थे और लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज होने का जो इनका चांसेस होता था वो काफी लो होता था. नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने, आपको पता होगा, फर्टिलाइजर्स ज्यादा से ज्यादा यूज करवाए, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स. तो ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करवाई और फार्मर्स को प्रोवाइड करवाने के साथ साथ बोला गया कि अब हमारे यहाँ पर क्रॉप का जो पैटर्न होगा, जो हमारे यहाँ पर जितनी भी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है, उनकी जो क्वालिटी होगी और क्वांटिटी होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी. अब मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको. यहाँ पर हमारे स्टेट का आपने ज्यादा सुना होगा, हमारे यहाँ पर हरियाणा एंड पंजाब. तो ये मेन स्टेट तो ये वाले थे जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. यहाँ पर अब अगर आप देखोगे, यहाँ पर वीट का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वीट का प्रोडक्शन काफी होता है. उसके साथ में आपने देखा होगा यहाँ पर राइस का काफी सारा प्रोडक्शन होता है. ठीक है, और उसके बाद में अगर देखोगे आप, शुगर केन का काफी सारा प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो समझ लो ग्रीन रेवोल्यूशन का यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिला और ये कहीं ना कहीं हमारे पॉजिटिव वेव को रिफ्लेक्ट करता है. तो ये अच्छा रहा हमारे लिए यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन. लेकिन इसके साथ साथ इसके यहाँ पर हमें डिसएडवांटेज भी देखने को मिले.
डिसएडवांटेज मींस कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे अब मैं बताऊं आपको, यहाँ पर हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम इनको एक्सेसिव वे में यूज करेंगे, लेकिन जब हम इसको लिमिट से ज्यादा यूज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये फर्टिलिटी को लॉस कर देगा। यहाँ पर ये सोइल फर्टिलिटी है उसको कहीं ना कहीं ये डैमेज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूं, यहाँ पर लॉस ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये कॉमर्शियल क्रॉप्स होंगी, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का पैटर्न चल रहा है हमारे इन स्टेट्स में, तो यहाँ पर हमें ग्राउंड वाटर भी ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। अब हम ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे ग्राउंड वाटर को भी कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी हम कम कर देंगे। ठीक है गाइस, तो ये दो डिसएडवांटेज यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखने को गए। उसके साथ साथ में ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, इन सभी से पोल्यूशन भी यहाँ पर क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यहाँ पर काफी डेंजरस भी है। तो हमें यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है और हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना भी हमें जरूरी है। ठीक है, जिससे कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने हमारे फूड में। आपको पता होगा एक सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे 35% पीपल्स ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो शायद मतलब एक टाइम का जो उनका जो फूड होता है वो कहीं ना कहीं वो खा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे स्कैरसिटी है फूड की। तो फूड की स्कैरसिटी है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, व्हीट का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन यहाँ पर हमारे अच्छा नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीजों से हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो कहीं ना कहीं बेटर होगा। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न तो आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा क्रॉपिंग पैटर्न। जैसे मैं बताऊं आपको, आपने सुना ही होगा रबी, खरीफ एंड जायद। ठीक है, these three cropping patterns are circulate in our India। जैसे रबी का आप सभी को पता होगा कि ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है विंटर सीजन को। तो विंटर सीजन है तो यहाँ पर ये रबी की जो क्रॉप्स होती है वो कब ग्रो की जाती है? अक्टूबर में। ठीक है गाइस, तो ये अक्टूबर में यहाँ पर ग्रो की जाती है। खरीफ की मैं बात कर लूं तो खरीफ कहीं ना कहीं यहाँ पर समर उसको सीजन को रिफ्लेक्ट करता है। तो समर सीजन की जो क्रॉप होती है वो कब यहाँ पर की जाती है ग्रो? फरवरी या फिर मार्च में। ठीक है, उसके बाद में जायद यहाँ पर मॉनसून सीजन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। जो जायद होता है मॉनसून सीजन को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये जायद कब आता है? मई में और जून में। जून को मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि 1 जून को यहाँ पर हमारे मॉनसून एंटर करता है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है जून, आज तो 2 जून है तो कल 1 जून थी, तो हमारे इंडिया में मॉनसून हमारा एंटर हो चुका है। ऑब्वियस बात है, एंजॉय कीजिए आप, हमारे मॉनसून का इंडिया में एंटर हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न्स हमारे इंडिया में कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें पर हमारे, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न्स में जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि कौन कौन सी यहाँ पर क्रॉप्स आती है हमारे इन जो पैटर्न्स में, जैसे मैंने बताया आपको जो रबी क्रॉप्स होती हैं, रबी वाली क्रॉप्स। ठीक है, विंटर सीजन में यहाँ पर ग्रो की जाती है। जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो बेसिकली मस्टर्ड और व्हीट, ये बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर रबी क्रॉप के। उसके बाद में यहाँ पर खरीफ की बात कर लेते हैं। In Kharif crop, we include wheat. Oh, sorry, wheat is already given in Rabi crops. Basically, bajra, jowar. These two crops are the best example of Kharif crop. Then after, in Zaid crop, we will include watermelon, तरबूज। अभी देखा होगा आपने तरबूज काफी ज्यादा आ रहा है, खाया करो, अच्छा रहता है। तो ये जायद क्रॉप है। ऑब्वियसली बात है, जायद क्रॉप ये कौन सा वाला सीजन में आता है? मॉनसून सीजन में। मॉनसून सीजन में क्या आता है? वाटरमेलन ज्यादा। उसके साथ साथ में यहाँ पर फूड क्रॉप्स, उसके बाद में ग्रेजिंग वाला जो फील्ड होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ग्रेजिंग जो अपना एनिमल्स वाला होता है। ठीक है, तो ये हमारे मेनली यहाँ पर जो हमारे जो क्रॉप्स हैं हमारे यहाँ पर, इनका ये पैटर्न नॉर्मली यहाँ पर ये गिवन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हमारी जो मेजर क्रॉप्स है हमारे इंडिया में, मेजर क्रॉप्स हैं। अब मेजर क्रॉप्स तो हमारे यहाँ पर काफी सारी है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर पल्सेस हैं, व्हीट हैं, मिलेट्स हैं। सो देयर आर मेनी मेजर क्रॉप्स इन आवर इंडिया, बट वी विल डिस्कस ओनली द मेजर, मतलब कि जो यहाँ पर मेनली रीजन्स, जहां पर हमारे यहाँ पर मेजर रीजन्स में यहाँ पर ग्रो की जाती है, जहां हमारा प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है हमारे यहाँ पर इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट क्रॉप की बात करूं यहाँ पर हमारा राइस।
चावल, ठीक है। तो जो राइस का प्रोडक्शन होता है बेसिकली, सबसे पहले मैं एरिया के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूं, यहां पर नॉर्थ बेल्ट में होता है। नॉर्थ बेल्ट में, नॉर्थ बेल्ट जैसे अपने ये सतलज वाला एरिया और गंगा वाला एरिया, बेसिकली ये रीजन है जहां पर राइस का प्रोडक्शन होता है। जैसे मैं स्टेट की बात करूं, यहां पर आप सभी को पता होगा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उसके बाद में यहाँ पर बिहार, तो यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन काफी होता है। उसके साथ में बात करूं यहाँ पर, इसकी जो रेनफॉल होगी वो 100 सेंटीमीटर से अबव चाहिए होगी। उसके बाद में यहाँ पर ह्यूमिडिटी इसके लिए जरूरी है, ठीक है। अब जहां पर स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल है, यहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, तो वहां पर कैनाल के थ्रू, कैनाल इरिगेशन के थ्रू, यहां पर कैनाल के थ्रू यहां पर इसका इरिगेशन होता है। तो ये सिंपल ही था, हमने राइस के बारे में बात की। उसके बाद में आप सभी को पता है राइस का प्रोडक्शन होता है हमारा, और चाइना के बाद में हम यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले कंट्री हैं आफ्टर चाइना, ठीक है। तो ये हमारा राइस का था। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर वीट के बारे में, ठीक है। अब वीट तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत आपको मिलता है हमारे पीडीएस पे, ठीक है। तो जो वीट होगा बेसिकली ये हमारे नॉर्थ बेल्ट में भी होगा और उसके साथ साथ में डेक्कन वाली बेल्ट में भी होगा। डेक्कन वाली बेल्ट मतलब कि जहां पर ब्लैक सोइल वहां पर मिलते हैं। ब्लैक सोइल में आप सभी को पता है दूसरी वाली क्रॉप कौन सी है, कॉटन वाली। कॉटन के बाद में यहां पर ये हमारा वीट का भी प्रोडक्शन होता है ब्लैक सोइल में, ठीक है। तो वीट का भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसको 70 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, तो रेनफॉल ही कंपलसरी है। उसके साथ में मैंने बात की यहाँ पर ह्यूमिडिटी इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मेन फूड क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद में स्टेपल फूड क्रॉप है। अब मेन फूड क्रॉप मतलब कि ये मैं बताऊंगा आपको कि नॉर्थ इंडिया में इसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। अब इस ये फूड क्रॉप मैंने क्या बोला, मतलब खाने वाली जो डेली लाइफ में यूज होने वाली जो क्रॉप होती हैं वही होते हैं फूड क्रॉप। और उसके बाद में सेकंड वर्ड बोला मैंने यहाँ पर स्टेपल, स्टेबल या फिर स्टेबल फूड क्रॉप। इसका मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं ऑलवेज हमेशा कहीं ना कहीं इसको सोइंग किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने राइस की बात की, राइस में बताऊं आपको कि काफी सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, वहां पर ऑल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर राइस का ही प्रोडक्शन होता है, तो वहीं पर बोल जाता है इसको स्टेबल फूड क्रॉप, ठीक है। तो ऐसे ही वीट की बात कर लेते हैं। वीट तो हमारे यहाँ पर किस सीजन में आता है, रबी सीजन में। तो जो ये वीट है वो हमारा स्टेबल फूड क्रॉप नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो हम वीट की बात कर रहे थे, तो नॉर्थ बेल्ट में होता है, डेक्कन बेल्ट में होता है। ब्लैक सोइल इसके लिए जरूरी है नीचे जाकर, और उसके बाद में इसके लिए इतनी रेनफॉल भी चाहिए, ह्यूमिडिटी इसके लिए चाहिए। और जहां पर हमारे यहाँ पर वाटर की फुलफिलमेंट नहीं होती तो वहां पर कैनाल भी हमारे लिए काफी सारी इंपॉर्टेंस रखती है। तो कैनाल इरिगेशन के थ्रू हम वहां के जो रीजन से जहां पर वीट का प्रोडक्शन होता है वहां हम इसका इरिगेशन कर पाते हैं। तो ये हमारे जो मेन क्रॉप है ये हमने पढ़ी है। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हमारे यहाँ पर मिलेट्स। अब मिलेट्स की बात करूं, यहाँ पर मिलेट्स में काफी सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे ज्वार, रागी, ठीक है, ज्वार, रागी, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं हमारे ये। और एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर बाजरा, ये भी मिलेट्स का ही एग्जांपल है। अब जो मिलेट्स है जो बेसिकली ये न्यूट्रिशन वैल्यू में काफी सारा अच्छा इसका स्टेटस है और ये हमारे लिए काफी अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, जैसे आयरन हुआ और मैग्नीशियम हुआ, और उसके बाद काफी और भी मिनरल्स है हमारे यहाँ पर जो ये प्रोवाइड करवाता है। इसमें वेटेज काफी ज्यादा होता है यहाँ पर मिनरल्स का। उसके बाद में बात करूँ यहाँ पर, जैसे फर्स्ट बात करूँ यहाँ पर ज्वार की, तो ज्वार का बोला जाता है कि ये आफ्टर थर्ड मतलब कि हमारे वीट के बाद में, हमारे राइस के बाद में आफ्टर थर्ड फूड क्रॉप है हमारा ये ज्वार, ठीक है। तो ये काफी अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें होता है, इसलिए हम इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो ज्वार बेसिकली हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, और हरियाणा, इन सारे स्टेट्स में यहाँ पर ज्वार का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर हम रागी की, रागी भी यहाँ पर ये मिलेट्स का ही यहाँ पर है और रागी का भी प्रोडक्शन होता है। रागी का प्रोडक्शन जैसे यहाँ पर कर्नाटका, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश, अपने महाराष्ट्र, यहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर हम बाजरे की,
अब बाजरा का भी ऐसे प्रोडक्शन, बाजरा आपने खाया होगा, बाजरे की रोटी वगैरह, ये सारे के सारे जो प्रोडक्शन होते हैं ये भी बाजरा, ये भी बाजरे से ही मिलकर बनते हैं। तो बाजरे का प्रोडक्शन भी अपने यहाँ पर थ्रू इंडिया में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर हम मेज की। ठीक है, मेज, अब मेज का भी यहाँ पर काफी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। मेज बेसिकली हमारे यहाँ पर सैंडी सोइल एंड लोमी सोइल में यहाँ पर ग्रो करता है। ठीक है, बेसिकली इसका रीजन मैं बताऊं आपको, बिहार वाला रीजन, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ वाला ये वाला रीजन। और इसको टेम्परेचर यहाँ पर इसका बोला गया है कि यहाँ पर इसको टेम्परेचर 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा तो ये रेस्ट हो जाएगी, कम होगा तब भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसको लेस ह्यूमिडिटी चाहिए यहाँ पर, इसके लिए रेनफॉल भी मॉडरेट वाली चाहिए होगी। तो ये सारे कहीं ना कहीं मेज के यहाँ पर है। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपोर्ट काफी अच्छा होता है। उसके बाद में इसका फर्टिलाइजर इसको जरूरी है। ठीक है, अब जैसे अभी अपने HBY वाले जो सीड्स होते हैं ये भी इनमें यूज होते हैं मेज के प्रोडक्शन में। फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा प्रोडक्शन करना है तो सारी चीजों का यूज होगा। HBY वाले ये वाले सीड्स होंगे, ये भी इसमें ही यूज होने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पल्सेस की। अब पल्सेस, दालें खाते तो ही आप। पल्सेस कौन कौन सी आपने सुना ही होगा यहाँ पर। पल्सेस में कौन कौन सी पल्सेस आती हैं, अरहर की, मूंग की, मसूर की। ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं पल्सेस के एग्जांपल हैं। और ये पल्सेस क्या थ्रू आउट द ईयर भी यहाँ पर ग्रो की जाती है, थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, बेसिकली डिफरेंट रीजन्स में यहाँ पर ग्रो करती है। और इसके लिए यहाँ पर मतलब हर सीजन में ये ग्रो कर सकती है। मतलब डिफरेंट, जैसे एक सीजन में यहाँ पर मूंग को यहाँ पर ग्रो कर लिया, एक को यहाँ पर मसूर को यहाँ पर ग्रो कर लिया, एक को यहाँ पर अरहर को यहाँ पर ग्रो कर लिया। तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट सीजन्स में यहाँ पर इनको पल्सेस को यहाँ पर ग्रो किया जाता है। और इसके लिए ज्यादा रेनफॉल की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा रेनफॉल इसके लिए जरूरत नहीं है। लेस ह्यूमिडिटी में भी ये सर्वाइव कर लेती है। और इसके लिए टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए। जब मैं मॉडरेट की बात करता हूं तो यहाँ पर 15 से लेकर 23 तक यहाँ पर इसका टेम्परेचर होता है जहां पर ये सर्वाइव करती है। तो पल्सेस की बात करूं, पल्सेस यहाँ पर हमारे MP में यहाँ पर पल्सेस का प्रोडक्शन होता है, अपने महाराष्ट्र में, अपने कर्नाटका में, उसके बाद में यहाँ पर तमिलनाडु में वाले एरिया में, तो और अपने यहाँ पर राजस्थान वाले एरिया में भी यहाँ पर पल्सेस का प्रोडक्शन होता है। तो ये रहा हमारा पल्सेस के बारे में। ठीक है, इतनी सारी ये ग्रेन्स वाली जो हमने क्रॉप की बात की, उसके अलावा भी कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जिनका प्रोडक्शन होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लूं मैं यहाँ पर शुगर कैन का। ठीक है, ऑब्वियस बात है, शुगर कैन का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। शुगर कैन में बोला जाता है कि ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाली क्रॉप है। सब ट्रॉपिकल मींस जैसे ये अपनी अर्थ हो गई, अर्थ में यहाँ पर इक्वेटर हो गया, और जो ये हो गई अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो इन दोनों के बीच में जो एरिया आता है ये होता है सब ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके बारे में बोला जाता है। और इसके बारे में बोला जाता है कि इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा इसके लिए रेनफॉल बोली गई है 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के लिए, इसके लिए रेनफॉल होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में बोला गया है कि ये जरूरी नहीं है कि 70 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के रेनफॉल में ये ग्रो करती है, ये लो रेनफॉल में भी ये ग्रो कर सकती है। उसके अलावा जहां पर रेनफॉल नहीं होती तो वहां पर ऑब्वियसली बात है कैनाल इरिगेशन सिस्टम होता है। उसके बाद में यहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। और हमारा शुगर कैन जो ब्राजील है, ब्राजील के बाद में हम सेकंड नंबर पे आते हैं यहाँ पर इसके शुगर कैन के प्रोडक्शन में। ऑब्वियसली बात है शुगर कैन से यहाँ पर हमारे शुगर बनती है, जैगरीज बनती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे शुगर कैन से ही बनते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा है यहाँ पर ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब कि जो ऑयल यहाँ पर जिनसे हम ऑयल यहाँ पर हम इनसे कंज्यूम कर पाते हैं। ऐसी कौन कौन सी सीड है, जैसे सोयाबीन, कोकोनट। ठीक है, तो ये मेन एग्जांपल है यहाँ पर ऑयल सीड्स के। तो इनके भी ये भी काफी अच्छे एग्जांपल्स है यहाँ पर ऑयल सीड्स के। और ऐसा बोला जाता है कि हम हमारे चाइना में, जो हमारा चाइना हमारा कंट्री है, उसके बाद में सेकंड प्रोड्यूसर है हमारे
ऑयल सीड्स का। बात समझ रहे हो? ऑयल सीड के प्रोडक्शन में हम चाइना के बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं, और जो हमारे ये सोयाबीन, कोकोनट वाली ये सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं, ये हमारे सारे के सारे किसमें आते हैं? ऑयल सीड्स में गाइस। ठीक है, अब ऑयल सीड का प्रोडक्शन हमारे थ्रू आउट इंडिया में भी हो सकता है। सोयाबीन के लिए अलग होगा, कोकोनट आपको पता है सभी को वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया में होता है। उसके बाद में सोयाबीन का हमारे यहाँ पर एमपी में होता है, कर्नाटक में होता है। तो डिफरेंट जो ऑयल सीड्स है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीजन्स में हमारे कंट्री में यहाँ पर ग्रो करती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टी की। ठीक है, अब टी कल्टीवेशन ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ पर इंडिया में होता है। इंडिया में होने के बाद में ऐसा बोला जाता है कि ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है गाइस? प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब कि कहीं ना कहीं ये कॉमर्शियल वाली है। कॉमर्शियल वाली मींस कि मतलब पूरे लैंड पर हमने यहाँ पर टी का ही प्रोडक्शन कर रखा है। हम टी का यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं और टी ही यहाँ पर हमारे लिए अर्निंग करवाती है। उसके बाद में बोला जाता है कि जो ये हमारी जो टी है, ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर स्टार्ट की है। यहाँ पर इन्होंने किसने स्टार्ट की है? ब्रिटिशर्स ने, ऐसा हमारा मानना है। उसके बाद में हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इसके लिए फर्टाइल लैंड होनी बहुत जरूरी है। फर्टाइल लैंड, उसके बाद में इसके लिए मॉइस्ट फ्री कंडीशन भी बहुत जरूरी। मॉइस्ट फ्री कंडीशन मतलब अब हमारे मॉइस्ट फ्री मतलब जो हमारा वो होता है ना अपने आंधी वाला एरिया या फिर हमारे स्नोफॉल वाला जो एरिया होता है, वहां पर क्या होता है अगर कोई भी किसी भी चीज की प्लांटेशन या फिर एग्रीकल्चर हम करते हैं तो मान के चलो अगर वहां पर पत्थर वाला या फिर वहां पर अगर स्नोफॉल हो गई तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमारा खतरा हो सकता है, डेंजरस हो सकता है हमारे इन क्रॉप्स के लिए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल हमारा कॉफी का। ठीक है, अच्छा ये प्लांटेशन ये जो टी का एग्रीकल्चर है ये बेसिकली आपको पता ही होगा कहाँ है हमारी टी, फेमस है बहुत ज्यादा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉफी का। ऐसा बोला जाता है कि गुड क्वालिटी की हमारी यहाँ पर कॉफी यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन किया जाता है। गुड क्वालिटी का हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पर कॉफी का नाम है अरेबिका। अरेबिका कॉफी काफी फेमस है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर केरला में यहाँ पर कॉफी का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर कॉफी का, यहाँ पर हिल्स माउंटेन्स वाले जो एरियाज होते हैं वहां पर भी ये कॉफी का प्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर आपने सुना ही होगा नीलगिरी वाला एरिया, नीलगिरी जो माउंटेन्स रेंज आपने सुनी होगी ना, वो अपने यहाँ पर कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर केरला, ठीक है, तो ये वाले एरिया है। तो यहाँ पर हमारे कॉफी का प्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पर ये अपनी क्रॉप्स लिख दी है, यहाँ पर इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पर हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एक्चुअली में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है वो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाली क्रॉप्स होती है, जिसमें फ्रूट्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, वेजिटेबल्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये हमारी जो क्रॉप है ये हमारे चाइना के बाद में हमारे सेकंड नंबर पर हमारा प्रोडक्शन में नंबर आता है। चाइना हमारा फर्स्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड में हमारा नंबर आता है। और सेकंडली मैं बात करूं यहाँ पर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट की यहाँ पर नीड होती है। जो कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ पर, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की हम बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट्स यहाँ पर हमारे लिए जरूरत होती है अगर यहाँ पर हम हॉर्टिकल्चर वाले क्रॉप्स का हमें यहाँ पर प्रोडक्शन करना हो। इसमें एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर बनाना यहाँ पर केरला में यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ये हॉर्टिकल्चर में आता है, उसके साथ साथ में इसके लिए जो टेम्परेट वाला जो क्लाइमेट होता है वो बहुत जरूरी होता है। और भी एग्जांपल ऐसे ओनियन के भी सारे के सारे कौन से वाली क्रॉप है? हॉर्टिकल्चर वाले क्रॉप। नेक्स्ट में बात करूं यहाँ पर रबर के बारे में। रबर में क्या होता है कि यहाँ पर अब रबर का प्रोडक्शन होता है काफी सारा। यहाँ पर रबर एक्चुअली में यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला जो एरिया है वो है हमारा जो थाईलैंड इंडोनेशिया वाला एरिया है, वहां पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली इसके लिए रेनफॉल बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो इसलिए बोला जाता है कि 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए जरूरी है, तभी ये अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। उसके बाद में मैंने बताया आपको जैसे ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल वो जो एरिया होता है वहां पर वो आता है। तो मैंने बताया था ना यहाँ पर कि जो ये एरिया है अपना जो इक्वेटर से नीचे यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यहाँ पर ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है वो अपने ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में आ जाता है। ठीक है, तो गाइस यही था। उसके बाद में रबर के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट भी जरूरी होता है।
ठीक है। तो ये भी यही सारे फीचर्स हैं हमारे, और यही सारे ग्रो होने के तभी हमारी रबर अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है अगर हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अब हमने बात की यहाँ पर फाइबर क्रॉप के बारे में। अच्छा वैसे हमने यहाँ पर अब तक तो बात कर ली थी वैसे ये अपने जो फूड कल्चर जो फूड वाली क्रॉप्स होती हैं, जो हमारे खाने वाली क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में बात कर ली। लेकिन अब ये जो हम बात कर रहे हैं जैसे रबर हो गया, फाइबर क्रॉप्स हो गया, तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये है हमारी सारी की सारी कॉमर्शियल वाली, जो मेन कॉमर्शियल वाली होती है। जैसे रबर एकदम कॉमर्शियल वाली है। उसके बाद यहाँ पर फाइबर क्रॉप्स में यहाँ पर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कॉटन का। कॉटन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कॉटन के लिए मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, ब्लैक सोइल की काफी सारी जरूरत होती है। उसके बाद में यहाँ पर चाइना आगे बाद में हमारा सेकंड प्रोड्यूसर है, चाइना हमारा फर्स्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड नंबर पे हम आते हैं। कॉटन में चाइना प्रोडक्शन करता है सबसे ज्यादा, और ब्लैक सोइल यहाँ पर काफी अच्छी होती है। यहाँ पर हमारे कॉटन प्रोडक्शन के लिए जैसे हम बात कर रहे थे, साउथ इंडिया में ब्लैक सोइल मिलती है और वहां पर अच्छा प्रोडक्शन होता है। जैसे साउथ इंडिया में अपने डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, डेक्कन प्लेट्यू तो बेसाल्टिक वहां की जो सोइल होगी वहां बेसाल्टिक होगी और वहां ब्लैक सोइल होगी। उसके बाद में यहाँ पर हाई टेम्परेचर यहाँ पर जरूरी होता है हमारे इसके कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर फाइबर क्रॉप आ जाएगी हमारे जूट। जूट बेसिकली हमने बताया था आपको, बांग्लादेश के बाद में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला हमारा ही कंट्री है, सेकंड नंबर पर। तो बांग्लादेश कहाँ है, वहां पर बंगाल के पास में। तो बंगाल यहाँ पर जो हमारा जो बंगाल वाला बेल्ट होगा तो वहां पर जूट का प्रोडक्शन काफी होगा। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि गोल्डन फाइबर, जिसको हम जूट को बोल देते हैं। उसके बाद में हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरत होता है इसके लिए, सफिशिएंट रेनफॉल और मॉडरेट रेनफॉल भी जरूरी होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो बात करते हैं कि जूट होती है उससे बेसिकली बैग बनता है, यार्न बनता है, कारपेट्स वगैरह जो बनते हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे जूट से ही बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर हमारे टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। अब मैं बताऊं आपको कि हमारे 1947 जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, या फिर इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले हमारी जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। हमारे पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसके बाद में हमारी जो 60% या 70% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बेसिकली हमारी उसी के ऊपर ही डिपेंड थी। हमारे यहाँ पर जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था हमारे एग्रीकल्चर में वो काफी कम भी था उसके बाद में, लेकिन हमारी जो वर्क फोर्स थी वो हमारे एग्रीकल्चर पे ही ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करती थी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब सबसे पहले मैं ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि मान के चलो सिंपली वे मैं बताऊंगा आपको कि अगर हमें बाहर के कंट्रीज की कुछ भी चीज पसंद आती है, मान के चलो उनकी प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, टेक्नोलॉजी पसंद आती है, सर्विसेज पसंद आती है, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर फॉरेन कंट्री वालों को हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज पसंद आती है वो हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। बात समझ रहे हो, अगर हमें उनकी चीज अच्छी लगती है तो हम मंगा लेते हैं, अगर उन्हें हमें चीज अच्छी लगती है तो वो मंगा लेते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना किसी भी चीज का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना किसी चीज का, प्रोडक्ट और सर्विसेज का, यही होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर आपको पता है यूरोपियंस आए थे, यूरोपियंस हमारे यहाँ पर क्या क्या लेकर आए आप सभी को पता है, जो मैं बता रहा हूँ जूट, ठीक है, रबर, ठीक है, उसके बाद में इंडिगो, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है, तो ये सारी की सारी जो क्रॉप्स है कहीं ना कहीं कौन लेकर आया, यूरोपियंस लेकर आए थे। ठीक है, हमें जरूरत नहीं थी लेकिन यूरोपियंस लेकर आए। अब यूरोपियंस आपने शायद नाम सुना होगा यहाँ पर चंपारण रिवोल्ट का, चंपारण रिवोल्ट 1970, ठीक है। अब ये क्यों हुआ था पता है आपको, इंडिगो के लिए। इंडिगो ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमारे यहाँ पर जो हमारा लैंड है हमारे इंडिया का, वहां पर हमें एग्रीकल्चर इंडिगो का प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, इंडिगो को प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। तो इंडिगो को प्रोडक्शन से ऑब्वियसली बात है हमारी जो लैंड होगी वो अनफर्टाइल होगी, तो कहीं यहाँ पर हमारे इंडियंस का जो प्रोटेस्ट हो वहां स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी जी भी यहाँ पर आए थे, वो चलो अलग बात है, उस की बात है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे यूरोपियंस यहाँ पर इन सारे को यहाँ पर इंडिया में लेकर आए और यहाँ पर इनका प्रोडक्शन किया। बात समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं यही हुआ हमारे यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यूरोपियंस हमारे यहाँ पर प्लांट्स लेकर आए, ये वाले जूट वाले, रबर, काफी सारे प्लांट्स हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी की। अब हमारे यहाँ पर इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले टेक्नोलॉजी कहीं थी, ठीक है। हमारे अब जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन कंट्री चाहिए। जैसे मान के चलो अगर यूरोपियन में काफी सारी कंट्री हैं, उसके बाद में अमेरिका में काफी कंट्री हैं, तो फिर वहां पर अच्छा उनका टेक्निक यूज करते थे एग्रीकल्चर में, अच्छी टेक्निक यूज करते थे एग्रीकल्चर में, तो कहीं ना कहीं हमें उनका अच्छा लगा, हमें उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी। अब हमें उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको इम्पोर्ट करेंगे।
बस समझ रहे हो। तो हमने उनकी टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट किया और हमने हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो यही था ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि हमें उनकी कुछ भी चीज अच्छी लगी तो हमने मंगा लिया, उन्हें हमारी कोई चीज अच्छी लगी तो उन्हें मंगा लिया। एक और एग्जांपल तो मैं यहाँ पर लास्ट में कॉटन का, आपको पता है यहाँ पर इंडिया में हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है कॉटन का, ठीक है। और दूसरा नाम बताऊं आपको, आपने नाम सुना होगा यहाँ पर मैनचेस्टर का, और दूसरा लिवरपूल का, ठीक है। ये दोनों इंग्लैंड में है। एक्चुअली में ये फेमस है किस लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस क्यों होती, जब इस टाइम पे यहाँ पर इंग्लैंड वाले आए थे तो वो यहाँ पर कॉटन का जो रॉ मटेरियल था उसको वो वहां पर एक्सपोर्ट करके वहां पर अपने इंग्लैंड ले जाया करते थे, और इंग्लैंड में वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ओपन कर ली। और आज ये दोनों यहाँ पर काफी फेमस है, यहाँ पर ये मैनचेस्टर और लिवरपूल काफी वर्ल्ड में, कि ये काफी अच्छा कॉटन यहाँ पर अच्छा, यहाँ काफी अच्छा यहाँ पर कॉटन के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो फेमस उसी टाइम पे हुआ वहां पर जिस टाइम पे कॉलोनियल टाइम था, तो अपने इंडिया के रॉ मटेरियल लेके जाते और वहां जाकर उसको वो प्रोडक्ट बनाया करते थे। तो ये देखो कितना अच्छा या फिर ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं, उसके साथ साथ में कितना अच्छा एक्सप्लॉइटेशन इन्होंने किया। तो गाइस यही था यहाँ पर अपने ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, किस तरीके से सर्विसेज का हुआ, किस तरीके से प्रोडक्ट्स का हुआ, किस तरीके से हमारे यहाँ पर इनका क्रॉप्स का यहाँ पर हुआ, उसके बाद टेक्नोलॉजी का यहाँ पर किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।